दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर आपका 28 जुलाई 2013 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन है हमारे पास, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, करके देखो इसको शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना बच्चों। इसमें देखो पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है हमें, अनुभव। तो पेडागोजी के क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव वर्ड को ढूंढना होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य असाइनमेंट को बोलते हैं, तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, इनमें से बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। 62 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है हमें, क्या, अवसर। ठीक है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये तो मुख्य उद्देश्य होगा नहीं, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो देख लो 63 में भी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है पॉजिटिव वर्ड सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें भी देखो अभिभावकों को संतुष्ट करना, इससे कोई मतलब नहीं है ना। नित्य शिक्षण कार्यक्रम एक रास्ता को बदलना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए भ्रमण के आयोजन का, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसमें बताना है हमें कौन सा उद्देश्य नहीं है। इन पिछले 3 प्रश्नों में पूछ रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य कौन सा है, अभी इसने पूछ ले कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। 64 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली, ये उद्देश्य नहीं है। मतलब इसमें कौन सा है, ये तीनों उद्देश्य है, ये भी और ये भी, बी सी डी तीनों है। तो ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मुख्य उद्देश्य है, नहीं होना चाहिए इसमें ना, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है इनमें से। तो क्या ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये देखो याद रटने के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है ना, कि याद करने योग्य बनाना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर करने के लिए कहना, स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 का डी। ठीक है, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, जब वो खुद से जानकारी एकत्र करेंगे, है ना, और उनका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के लिए एक सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो अधिक प्रभावी होगा इनमें से वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। तो इसमें से बताना है किसको शामिल नहीं करता है, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भाई प्राथमिक जो पर्यावरण अध्ययन में क्या ग्रेडिंग नहीं करना है हमको, है ना, और रैंकिंग हम ये थोड़ा ही करेंगे कि भाई जो अच्छे ग्रेड वाले हैं वो बच्चे अलग बिठा दिए इनको, और अच्छी रैंकिंग वाले, और जो जिनकी कम रैंकिंग है उनको अलग, तो डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा शामिल नहीं करता है, तो यही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। फिर अधिगम की रिक्तियों की पहचान, ये तो करना चाहिए हमें बिल्कुल। शिक्षण में कमियों की पहचान, ये भी करना चाहिए कि हमारे टीचिंग में कौन सी कमियों की पहचान है ना, और शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये शामिल नहीं करता है ना, नहीं वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ये क्रियाकलाप दे रखे हैं कुछ, खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इसमें बताना है हमें कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं, है ना, जिनसे जंगल हमारे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिन जंगल नष्ट हो रहे हैं। तो एक तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा कि खानों का उत्खनन और खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटियां, ठीक है, बांस की टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों के पत्तल, तो और एक बांधों का निर्माण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसे के बारे में बताना है, कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसा तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कांसा किससे बनता है हमारा, तांबा और टीन से। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, C+T, ये देख लेना, है ना, तांबा और टीन से मिलकर बनता है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, बी और सी। फिर कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के एल्यूमिनियम की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। देखो हल्के तो होते नहीं, क्योंकि तोप बनाई जाती है इसलिए मजबूत होते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी तथा सी ये दोनों हमारे करेक्ट हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, फिर मध्य प्रदेश, नहीं, पहले भोपाल यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र यानी कि यात्रा की दिशाएं क्या होंगी, ये बताना है। देखो गांधीग्राम गुजरात का एरिया कहाँ होता है, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है हमारा, ये होता है गुजरात का एरिया। कौन सा है ये, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश पहले क्या है, गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति है, पहले कहाँ जा रहा है वो, मध्य प्रदेश, तो बीच में पड़ता है हमारा, है ना, यहाँ पे ये बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश। तो गुजरात से पहले किस दिशा में जाएगा ये, इधर हमारी पूर्व दिशा होती है, तो पहले पूर्व को जाएगा, और आंध्र प्रदेश हमारा इधर है ये ना, यहाँ पे। तो फिर उसके बाद कैसे जाएगा, पूर्व से फिर दक्षिण में जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, ये पूर्व वाला कौन सा है, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, है ना, किसी शहर के मानचित्र यानी कि मैप पे लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बताइए, है ना। तो 1 सेंटीमीटर, एक स्केल यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ रहा है, 110, तो 15 सेंटीमीटर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 15 गुना 110, इसकी गुणा कर देंगे बस इसमें, 15 गुना 110 करेंगे हम, ये आएगा हमारा 1650, ठीक है। तो 1650, अब 1650 देख लो इसमें, ऑप्शन 1650 नहीं है, यानी कि 1650 कितना आ रहा है, ये मीटर आ रहा है हमारे पास, तो किलोमीटर में देख लो, किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसको क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे, यानी कि 1.65, ये दशमलव यहाँ पे लगेगी, है ना, 1 2 3 3 अंक के बाद, तो 1.65 किलोमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.65 किलोमीटर।